नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल रिलेशन की अपनी इस सीरीज़ में आज मैं चर्चा करूंगा द कोरियन पेनिनसुला पे। ये एक ब्रीफ डिस्कशन होगा जिसमें आपको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की आज की लड़ाई और अमेरिका इसमें कहाँ पे स्टैंड करता है, अमेरिका का इसमें क्या रोल है, इस पे हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। मैंने आप सभी के सजेशंस देखे, कमेंट बॉक्स में आप बहुत अच्छे से हर बात का जवाब भी दे रहे हो और जो अपने सजेशंस हैं वो भी दे रहे हो। तो मैं आपको सिर्फ यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि विद द पासिंग ऑफ टाइम थिंग्स विल इम्प्रूव, थिंग्स विल नॉट डिटोरिएट, दे विल इम्प्रूव डेफिनेटली, बट जस्ट गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ टाइम so that I can also manage all these things and then give you an improved version of my videos and my lecture. So this is Rishi Mishra and I am going to start with this video now. So as you can see in this picture, you have Kim Jong-un, the dictator of North Korea, and you have Moon Jae-in, that is the elected president of South Korea. तो ये जो आप पूरी की पूरी बाउंड्री देख रहे हैं, ये दरअसल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की बाउंड्री लाइन है जो 38th पैरेलल से जाती है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद हुई कोरियन वॉर के समय ड्रॉ की गई थी अमेरिका और रशिया के बीच की लड़ाई में, क्योंकि दोनों के बीच में अपना गेम चल रहा था पूरी दुनिया में, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, कोई भी क्षेत्र हो। तो ये अभी रिसेंटली की तस्वीर है जब ऐसी उम्मीदें जताई जा रही थी कि इन दोनों के संबंध सुधर जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो लेट अस टुक दिस वीडियो इनटू डिटेल। पहले यदि हम हिस्ट्री में जाएं तो हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि कोरिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ जापान, जैपनीज एम्पायर, जिसने पूरा का पूरा एशिया एक समय अपने चरम पे आने पे 1942 के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैप्चर कर लिया था। तो कोरिया भी उसकी एक कॉलोनी थी। कोरिया हमेशा से यूनाइटेड रहा है, याद रखिएगा। तो जापान ने कोरिया को गेन कर लिया था पहले रशिया को हरा करके 1905 में, क्योंकि रशिया भी कोरिया और जापान दोनों क्षेत्र में इंटरवीन करना चाहता था। इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी रशिया का वो इंटरवीन करना चाहता था। और फाइनली 1905 की लड़ाई के बाद रशिया के जार निकोलस सेकेंड के तारे गर्दिश में जाने चालू हो गए और फाइनली 1917 के रेवोल्यूशन के बाद रशियन जार को उसके परिवार समेत गोलियों से मार दिया गया। 1910 आते आते ये पूरा का पूरा कोरियन पेनिनसुला का क्षेत्र जापान के कब्जे में आ चुका था। जब जापान ने सरेंडर कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अभी आपके साथ ही मैंने ये वीडियो आपको दिखाया भी था, 75th जो जैपनीज पैसिफिज्म वाला वीडियो था, जिसमें मैंने ये 75th एनिवर्सरी ऑफ द अटैक ऑन हिरोशिमा, और अभी 9 अगस्त को नागासाकी पे भी 75 वर्ष पूरे हुए हैं, तो उस पर मैंने चर्चा की थी। तो ठीक उसी के बाद कोरिया को भी अपनी आज़ादी मिल गई। हुआ ये था कि यूएसएसआर जापान पे इन्वेट करने वाला था, क्योंकि इन लोगों का ऐसा कोई प्लान तो था नहीं। अब यूएसएसआर को ये बात नहीं पता थी कि अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब जैसा कुछ बना लिया है। तो पहले तो इन लोगों का यही था कि जैसे हमने जर्मनी में घुस के जर्मनी को हराया है, जैसे हमने इटली को हराया है, वैसे ही हम जापान को हराएंगे। और 8 अगस्त को नॉर्थ की तरफ से, कोरिया की तरफ से यूएसएसआर के ट्रूप्स आने चालू हो जाते हैं। लेकिन 6 अगस्त को एक बॉम्ब जापान इसमें हिरोशिमा पे गिर चुका है, 9 अगस्त को दूसरा बॉम्ब गिर जाएगा और 15 अगस्त को जापान सरेंडर कर देगा। रशिया का बॉर्डर शेयर होता है नॉर्थ कोरिया से। ये मैं आपको अभी मैप में दिखाता हूं कि कैसे रशिया का बॉर्डर नॉर्थ कोरिया से शेयर होता है। इसने इन्वेट किया और कोरियंस का पूरा सपोर्ट किया कि आप जैपनीज इंपीरियल आर्मी के खिलाफ रिवोल्ट कर दो। और जैपनीज आर्मी के किस्से तो आप पूछिए मत, कितने ज़्यादा ब्रूटल थे, कितने ज़्यादा इनह्यूमन थे। इस मैप में अब आप देख सकते हो, ये है द जैपनीज एम्पायर का अपना द पीक पॉइंट। जापान, ये पूरे के पूरे 4 आइलैंड्स, इनके नाम कोई मुझे नॉर्थ से साउथ में बता दे, मैंने कई बार बताया है अपने वीडियोस में। ये रहा आपका पूरा का पूरा कोरियन पेनिनसुला। ये इतना जो क्षेत्र है, यही आज नॉर्थ और साउथ में डिवाइडेड है। आप देखिए, यही जो क्षेत्र है, ये दूसरे मैप में आप देखिए, ये नॉर्थ और साउथ में डिवाइडेड हो चुका है। और ये रही 38th पैरेलल लाइन जो एकदम बीच में से दोनों को काटती है। ये सियोल है जो कि साउथ कोरिया की राजधानी है, और ये प्योंगयांग है जो कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी है। और ये अपना बॉर्डर शेयर करते हैं इधर से चाइना से, और यहाँ पे इनका आ जाता है, ये जो क्षेत्र है ये है रशिया से बॉर्डर शेयर करना। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो साउथ में आ गई। जो ऑटोक्रेटिक कंट्री नॉर्थ कोरिया है, उसका ऑटोक्रेटिक चाइना जो उसका माई बाप है, और साथ ही साथ रशिया भी दोनों का सपोर्ट ही करता है। पहले रशिया ग्रेट पावर था, आज चाइना है। चाइना रशिया में आपसी जुगलबंदी है और नॉर्थ कोरिया को दोनों सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, और साथ ही साथ जापान और साउथ कोरिया के खिलाफ।
क्योंकि जापान और साउथ कोरिया को अमेरिकन शील्ड प्रोवाइडेड है, यहाँ पे अमेरिका के ट्रूप्स जमा हैं। तो ये आप देखिए, आइवोजीमा आइलैंड, मैरियाना आइलैंड, गुआम, कैरोलिन आइलैंड, ये सारे के सारे पॉलिनेशिया मेलानेशिया के, फिलीपींस पूरा का पूरा एक पूरा ये क्षेत्र, ये मलय पेनिनसुला, यहाँ पे आप देखो तो बर्मा भी जापान के कब्जे में आ चुका था, और यहाँ ये मणिपुर मिजोरम तक घुस आए थे। हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दे दिया गया था जापानीज आर्मी की तरफ से कि आप यहाँ पे अपने आईएनए के ट्रेनिंग कैंप्स लगाइए और यहाँ से आप अटैक लॉन्च कीजिए ब्रिटिश इंडिया पे। तब तो ये ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था। तो नेताजी की तो पूरी की पूरी प्लानिंग ही यही थी कि हम जापानियों की मदद से अंग्रेज़ों को भगा करके यहाँ पे भी एक रूल स्थापित कर लेंगे, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए इसमें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर में। द डिवीजन ऑफ कोरिया, डिवीजन कैसे होता है कोरिया का, हुआ क्या कि डिवीजन करना पड़ा। सबसे पहले जब सोवियत के जो ट्रूप्स थे उन्होंने एडवांस करना चालू कर दिया नॉर्थ की तरफ से। अब सोवियत वाले उधर से आ रहे हैं जापान पे हमला करने के लिए, तो वो नॉर्थ से इसके अंदर घुस रहे हैं। उनका अपना पुराना सपना था, जो वो 1905 की लड़ाई में हार गए थे। मैंने अभी आपको बताया था कि जापान से 1905 की लड़ाई में रशियंस हार गए थे, तो उनका अपना सपना था कि भैया कोरिया पे कब्जा कर लो या कोरिया को अपने कंट्रोल में रखो। तो उस सपने को पूरा करने के लिए वो नॉर्थ से इन्वेट करते हैं। यूएस भी ये सोचता है कि मैं तो एक बड़े क्षेत्र को ईस्ट एशिया में लूज कर लूंगा। उस समय बेसिकली कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी थी, तो दोनों की अपनी अपनी फिलॉसफी थी कि जितने ज़्यादा एरिया को आप गेन कर सकते हो गेन करो, जितने ज़्यादा जगह अपनी कम्युनिस्ट या कैपिटलिस्टिक फिलॉसफी को फैला सकते हो तो फैलाओ। तो यूएस ने साउथ की तरफ से ट्रूप्स भेजने चालू कर दिए। अमेरिकन जो ट्रूप्स थे उन्होंने राजधानी सियोल, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि जो यूनाइटेड कोरिया था उसकी भी राजधानी सियोल थी, प्योंगयांग केम आफ्टर दैट, और वो नॉर्थ कोरिया की बनी। इन्होंने 38th पैरेलल लाइन को डिवीजन के रूप में मान लिया कि ये नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच की ऑफिशियल डिवीजन लाइन होगी। 15 अगस्त 1948 को भारत की आज़ादी के ठीक एक वर्ष के बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि कोरिया का गणराज्य, इसकी स्थापना होती है दक्षिण में अमेरिका के सपोर्ट से, और यहाँ पे चुनाव होते हैं डेमोक्रेटिक तरीके से। और सिंगमैन री साहब, इनका नाम याद रखना, स्टैटिक जीके के कॉन्सेप्ट से ज़रूरी है, एग्जाम्स में कभी कभी पूछ सकता है। तो सिंगमैन री साहब पहले चुने हुए राष्ट्रपति बनते हैं, और दक्षिण कोरिया में तो ये हो गया आपका डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य कोरिया की जनता का, ये स्टैब्लिश होता है उत्तर में, और जिसको सपोर्ट हासिल होता है यूएसएसआर का। उस समय जोसेफ स्टालिन यूएसएसआर के जो प्रीमियर होते हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, और 10 सितंबर 1948 को एक महीने के ही अंदर किम इल संग, ये आज के किम जोंग उनके दादाजी हैं, किम फैमिली ने ही तब से नॉर्थ कोरिया को संभाला है, और सिर्फ 3 लीडर्स अभी तक आए हैं। और यहाँ पे तो लीडर्स की संख्या कितनी होगी ये कोई नहीं जानता, कितने ही आ चुके होंगे, एटलीस्ट 15 to 20। तो ये इसके लीडर बनते हैं। ये बाउंड्री ने 9 मिलियन जो लोग थे नॉर्थ कोरिया के, 9 मिलियन लोग नॉर्थ कोरिया के थे। नॉर्थ कोरिया की जनसंख्या हमेशा से कम रही थी, साउथ में ही लोग ज़्यादा बसे थे, और 16 मिलियन जो साउथ कोरियन से उनको हमेशा के लिए अलग कर दिया। कोरियन वॉर, तो कोरिया का जब डिवीज़न हो गया उसके बाद यहाँ पे वॉर की ज़रूरत क्यों पड़ी। 1948 में दोनों अपने अपने देश बन चुके थे, एक जगह चुनाव हो चुका था, एक जगह ऑटोक्रेटिक रूल शुरू हो चुका था। तो 1950 में थोड़ा सा रशिया के पुशअप देने के बाद, यूएसएसआर के पुशअप देने के बाद, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने इन्वेट कर दिया साउथ कोरिया में, ये सोचते हुए कि रशिया के सपोर्ट से हम यहाँ पे हरा देंगे, क्योंकि तब तक यूएस के जो ट्रूप्स थे वो उतने ज़्यादा मौजूदगी में नहीं थे, और इनको लगा ये एक बेसिकली मिसचीफ था कि हम यहाँ पे हरा करके जल्दी से कब्जा कर लेंगे। इन्होंने 90% तक का लैंड मास, जो कि यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन के तहत पहले तय हुआ था, उसको कैप्चर किया। लेकिन फिर बाद में जब यूएस के ट्रूप्स ने वहां से इंटरवीन किया तो उन्होंने नॉर्थ कोरियंस को वापस साउथ से पीछे की तरफ ढकेलना चालू किया। अब अमेरिका के ट्रूप्स ने क्या किया, इन्होंने भी वही किया, इन्होंने भी 38th पैरेलल लाइन जो बीच वाली लाइन थी उसको क्रॉस किया, और ये भी नॉर्थ में घुस गए। उस समय चाइना ने एक थ्रेट देके रखा था कि यदि, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट नेशन था और माओ जेडोंग वहां के हेड थे, वो नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट करेंगे जो एक कम्युनिस्ट नेशन है और उन्हीं की तरह ऑटोक्रेटिक है। तो चाइनीज ने फिर वहां से खदेड़ा अमेरिकन ट्रूप्स नॉर्थ की तरफ से, और फिर से ये जो पूरी की पूरी सैंक्टिटी है आपकी 38th पैरेलल लाइन की, ये मेंटेन की गई। इस वॉर ने पूरे के पूरे डायनामिक्स को बदल के रख दिया। साउथ कोरिया वाले अभी तक सोच रहे थे कि ठीक है, हम यूनाइटेड कोरिया के रहने वाले लोग हैं, नॉर्थ में हो लोग चाहे साउथ में हो लोग, उनकी फैमिलीज में लोग बिछुड़ गए थे, उनके जो कजिन्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सारे के सारे सेपरेट हो गए थे एक लाइन खींचने से, सेम जैसे भारत और पाकिस्तान में हुआ।
तो वहाँ पे तो कोई धर्म का आधार था नहीं, वहाँ पे तो कोई भाषा का भी आधार नहीं था। सेम लैंग्वेज बोलने वाले, सेम एथनिसिटी वाले, सेम रिलीजन को फॉलो करने वाले, तो उनको लगा कि यहाँ पे कोई सेपरेशन की बात ही नहीं है, हम एक दूसरे से आपस में एकजुट हो लेंगे। लेकिन इस लड़ाई के बाद साउथ कोरिया में स्पेशली ये बात इंटेलेक्चुअल जो वहाँ की जनता थी और वहाँ के जितने भी कॉमन सिटीजन थे उनको समझ में आ गई कि हमें नॉर्थ कोरिया से हमेशा खतरा रहेगा, वो कभी भी हम पे इन्वेट कर सकता है और हमें अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए सब कुछ करना है ताकि नॉर्थ कोरिया ऐसा कभी भी ना कर सके। आप मजबूत रहोगे तभी आपका शत्रु आप पे प्रहार नहीं कर पाएगा। तो जैसे जैसे समय बीतता चला गया, जो साउथ कोरिया की जनता है उसको एक प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड कर दी यूएसए ने। अब यूएसए ने यहाँ पे अपना बेड़ा बैठा दिया क्योंकि नॉर्थ कोरिया लगातार एक खतरा बन के रहता था और जापान को भी वो खतरा देता था और साथ ही साथ साउथ कोरिया को भी खतरा देता था। अब लड़ाई तो कोल्ड वॉर में 1990s तक चली कि डेमोक्रेसी का रहेगा शासन कि कम्युनिज्म का रहेगा। 91 तक का तो ये खेल रहा। उसके बाद साउथ कोरिया इतना मजबूत हो गया कि नॉर्थ से उसे ऐसा कोई खतरा नहीं रहा जो अब पैदा हो चुका है। अब ऐसे अभी क्यों खतरा है ये भी आगे देखते हैं। नॉर्थ कोरिया में ऑटोक्रेटिक रूल किम फैमिली का चलता रहा, उनके 3 जनरेशन हुई और अभी किम जोंग उन जो 3rd जनरेशन के हैं वो शासन कर रहे हैं। वहां पे लोगों को अपनी बेसिक नीड्स भी नहीं मिलती है, वहां के लोग पूरी तरीके से आइसोलेटेड हैं, अलूफ हैं और उनको नहीं पता बेसिकली वहां की जो सरकारी मीडिया दिखाती है उनको वही चीज पता होती है। उनको नॉर्थ कोरिया के जितने भी तीनों लीडर्स हुए हैं किम फैमिली के, उनका जय जयकारा करना पड़ता है और वो इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड से तो पूरी तरीके से कटे हैं। द न्यूक्लियराइजेशन ऑफ पेनिनसुला। अब हुआ क्या देखिए, 1964 में चाइना ने, ये रहा 1964, यानी 1962 की इंडियो चाइना लड़ाई के बाद 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिए थे। लेकिन उस समय आपको पता होगा 1962 में हुई थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो क्यूबा कहाँ पे है, कौन से एरिया में पड़ता है वर्ल्ड के, कोई मुझे कमेंट थ्रेड में बताए। और ये मिसाइल क्राइसिस क्या थी, कोई एक लाइन में मुझे कमेंट करके बता दें। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई यूएस और यूएसएसआर के बीच में, तो उनको ये बात समझ में आ गई कि ऐसा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कभी भी न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। तो उन्होंने 1963 में इमीडिएटली एक साइन किया कन्वेंशन जिसका नाम था पीटीबीटी। तो इस पीटीबीटी का फुल फॉर्म, पीटीबीटी मैं ही बता देता हूँ, तो यह था पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है, जिसमें कहा गया कि सिर्फ अंडरग्राउंड टेस्टिंग को छोड़ करके, मतलब जमीन के नीचे की टेस्टिंग को छोड़ करके हम स्पेस हो, मतलब आउटर एटमॉस्फेयर हो या अंडर वाटर हो, इन सब जगहों पे न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग नहीं करेंगे। लेकिन चाइना ने इसे नहीं साइन किया था, क्योंकि अगर चाइना ने साइन किया होता फिर तो उसके लिए मुश्किल हो जाती। चाइना ने इसको साइन किया काफी बाद में, जब एनपीटी आ गया था तब, यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। और बाद में आती है सीटीबीटी। सीटीबीटी का फुल फॉर्म क्या है कोई बताए? पीटीबीटी और सीटीबीटी ये दोनों, और साथ ही साथ एनपीटी, आपको पता होना चाहिए बेसिक जानकारियां। ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हुई हैं। तो चाइना ने, कहा जाता है कि जब ये साइन नहीं की थी ट्रीटी तो उसने सपोर्ट कर दिया था नॉर्थ कोरिया को, जिसकी वजह से 50 किलोग्राम का प्लूटोनियम नॉर्थ कोरिया के पास लग गया हाथ में, जिससे उसके पास आज कैपेसिटी है कि वो कम से कम 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। अब यही खतरा है जो जापान के ऊपर भी मंडरा रहा है। जापान के ऊपर क्यों है? क्योंकि जापान ने कॉलोनाइज किया था कोरिया को, तो कोरिया वो बात भूला नहीं है, नॉर्थ कोरिया तो बिल्कुल भी नहीं भूला। आप एक तानाशाह कंट्री में रह रहे हो तो वहां का नेता तो हमेशा आपको भड़काएगा ना कि ये वही जापानी है जिन्होंने हमारे साथ ऐसा अत्याचार किया था, तो इनको तो बिल्कुल भी मत छोड़ो। और साउथ कोरिया को भी खतरा है, इस बात पे भड़काया जाता है कि ये कोरिया का हमारा हिस्सा रहा है, हम इसको आज नहीं तो कल इन्वेट कर लेंगे। आज नॉर्थ कोरिया को रोग स्टेट कहा जाता है। ये यूएस का जो जो स्टेट डिपार्टमेंट है, पेंटागन, यानी कि उनका मिलिट्री का जो हेड है, वो रोग स्टेट ईरान को भी मानता है, नॉर्थ कोरिया को भी मानता है, रशिया को नहीं मानता है, लेकिन सैंक्शंस रशिया पे भी लगे हुए हैं। तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और आज जो इसकी रूलिंग हो रही है किम जोंग उन, जो पूरी तरीके से एक सन की किस्म का व्यक्ति है, ये कहने को कुछ भी कर सकते हैं। ये कहीं से भी, कहीं पे भी बॉम्ब लगा सकते हैं, किसी को भी उड़वा सकते हैं, रातों रात मरवा सकते हैं। ही कैन डू एनीथिंग ही वांट। तो चाइना आज के समय में नॉर्थ कोरिया का टेक्नोलॉजी के माध्यम से सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पे तो सैंक्शंस लगे हुए हैं, कोई भी वो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड से तो जुड़ा ही नहीं है, उसके पास फूड तक की दिक्कत हो जाती है। लेकिन चाइना, जो शी जिनपिंग है, शी जिनपिंग का अल्टीमेट ड्रीम है कि जितनी भी ऑटोक्रेटिक रेजिम्स हैं उनको जिंदा रहने दो, क्योंकि मैं खुद एक ऑटोक्रेटिक हूं, मेरा सपोर्ट कौन करेगा। और चाइना के 3 ही 4 दोस्त हैं, रशिया को मान लीजिए, पाकिस्तान को मान लीजिए, अब ईरान को मान लीजिए, नॉर्थ कोरिया को मान लीजिए।
ट्रंप और किम। तो आखिरी में हम चर्चा करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच में जो समिट्स हुई उनका क्या हुआ। तो देखिए, ट्रंप एक स्ट्रांग मैन की पॉलिटिक्स पे चलते हैं। जब ये राष्ट्रपति बने तो इन्होंने कहा कि मैं तो आराम से इस बंदे के साथ अपनी डील स्थापित कर लूंगा। इनको लगा कि ये भी एक बिजनेस डील होगी। किम जोंग उन और इनके बीच में ट्विटर पे भी काफ़ी वॉर चले। उन्होंने इन्हें लिटिल रॉकेट मैन कहा, ट्रंप ने किम को, और बाकी चीज़ें भी बोली। लेकिन इन दोनों के बीच में सिंगापुर में समिट हुआ 2018 में, जिसमें कोई रिजोल्वेशन तो नहीं हुआ कि हमें कैसे क्राइसिस से बाहर निकलना है। दोबारा वो कुछ ही महीनों में हैनोई में मिले। हैनोई कहाँ की कैपिटल है, कोई मुझे बता दे। हैनोई इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंट्री इन ईस्ट इंडिया, बेसिकली इन द इंडो चाइना रीजन। यहाँ पे भी कोई कंसेंसस पे नहीं अराइव हो सके। अमेरिका का कहना था कि आप पहले अपनी जितनी भी ये कैपेसिटी बिल्डिंग है न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने की, इनको ख़त्म कीजिए। और नॉर्थ कोरिया का कहना था कि नहीं, आप पहले हम पे सैंक्शंस हटाइए, हम भी एक इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के हिस्सा बन सकें। तो नॉर्थ कोरियन लीडर ने अभी हुआ क्या, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप सुन लीजिए कि साउथ कोरिया की तरफ से लोगों ने, अब इनकी बाउंड्रीज अगल बगल हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, बैलून क्राइसिस हो गई। बैलून क्राइसिस का मतलब क्या है कि कोरियन लैंग्वेज में बड़े बड़े बैलून्स के ऊपर लिख करके मैसेजेस साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया की तरफ भेजे जा रहे थे, जहां नॉर्थ कोरियंस जो पूरी दुनिया से कटे हुए हैं उनको बताया जा रहा था कि आप जिस राजा की अपने जय जयकार कर रहे हो, जिस लीडर की जय जयकार कर रहे हो, वो तो दरअसल कुछ भी नहीं है, उसने आपको कितनी बुरी कंडीशंस में रखा है, और एक तरह से भड़काने की कोशिश। तो इसके बाद नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच का जो लायजन ऑफिस था उनकी बाउंड्री पे, उसको किम जोंग उन ने बॉम्ब से उड़ा दिया। जी हाँ, बॉम्ब से उड़ा दिया। ये भाई साहब उसको बंद भी करा सकते थे, लेकिन इनको अपना रुतबा दिखाना था कि मेरे पास तो बॉम्ब है, तो इन्होंने बॉम्ब लगा के उड़ा दिया। आज म्यूचुअल ट्रस्ट दोनों के बीच में नहीं है और ना ही कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच की ये समिट फेल हो गई। और इसमें ट्रंप का जो बतौलेबाजी है वो भी सामने आई, और नॉर्थ कोरिया का लीडर किम जोंग उन इतना भी बेवकूफ़ नहीं है जितना वेस्टर्न वर्ल्ड उसे समझता है, ये भी समझ में आ गया। ये बहुत शातिर खिलाड़ी है। तो नॉर्थ कोरिया के लीडर को ये डर है कि अमेरिका उसका भी वही हाल ना कर दे, अपनी डेमोक्रेसी को स्थापित करने की इच्छा में, जो अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के साथ किया था, जो अमेरिका ने लिबिया में किया था। तो अमेरिका का तो ये गेम ही है, ये तो किसी का सगा नहीं है अमेरिका वर्ल्ड में, सभी को पता है। ये क्राइसिस आज भी इंटैक्ट है और जापान और साउथ कोरिया दोनों को नॉर्थ कोरिया से खतरा है। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत हुआ। आप अपने सजेशंस भेजते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, क्वेश्चंस के जवाब देते रहिए। डेफिनेटली चीज़ें समय के साथ इम्प्रूव करेंगी। अभी तो ये शुरुआत है, आगे इस सीरीज़ में बहुत कुछ है और नॉलेज का बहुत सारा भंडार है आप सभी के लिए। टीम पीटी की तरफ से ये कोर्सेज आप ही के लिए अवेलेबल हैं, आप इनमें एनरोल करके फ़ायदा ले सकते हैं। मैं फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।